हेलो एवरीवन, वेलकम टू शानी डेली क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी डेली बेसिस पे कर रहे होंगे, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और आपको करना चाहिए। आज की जो ये क्लास है, ये संस्कृत की क्लास है। ये हमारा 25 नंबर का पेपर है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में हमको संस्कृत पढ़नी है। ग्रामर से मिलती हुई संस्कृत है, बहुत टफ संस्कृत नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो एकदम बेसिक संस्कृत है, लेकिन आपको अपने 25 नंबर गेन करने के लिए मेहनत करनी होगी। जो बच्चे संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आप मल्टीपल टाइम उन चीज़ों को याद करिए। आप आराम से 25 में से 20 नंबर भी ले लेते हैं तो इनफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, 20 नंबर लेने के लिए आपको मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। तो मैं जैसे-जैसे जो-जो चीज़ें आपको बता रही हूँ, उसको आप ऐसे फॉलो करते जाइए, आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी। लेकिन मेहनत करना आप पे डिपेंड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट है। आज पहली एक्सरसाइज है, हम इसी तरह रिलेटेड और सारी एक्सरसाइज को भी कंडक्ट करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको प्लेलिस्ट में बनाई हुई हूँ, आप वहाँ पे जाके देखिए, आपको वीडियोस मिलेंगे। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से नोट्स बनाइए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, आपका अच्छा परसेंट और अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। आप शालिनी नीलट के साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। आज यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा संस्कृत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट है। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। ठीक है बात, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा यहाँ पर है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, नाम लिखिए। ये 2017 के बीटीसी में आया हुआ पेपर का क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। हिंदी ग्रामर में भी पुरुष हैं और संस्कृत में भी पुरुष हैं। तो हमसे यहाँ पे संस्कृत के बारे में डिस्कस है, तो संस्कृत में पूछ रहा है कि संस्कृत में पुरुष कितने हैं, तो सीधा आंसर है 3। कभी कभी आपको ये ऐसे सिर्फ पूछ लेगा तो आपको सिर्फ 3 बताना होगा, और अगर उनका नाम लिखने को यहाँ पे देखिए अलग से कह रहा है तो आप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, आप तीनों अलग अलग डिफाइन करके बताएंगे। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, अदरवाइज आपको 1 नंबर वाले में मिल सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन का तरीका वो और मैं बता दूं, ऑब्जेक्टिव जब पूछेगा तो पुरुष पहचानिए, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन में कुछ, एक ऑप्शन में कुछ, एक ऑप्शन में पुरुष का कोई नाम, फिर कुछ। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पुरुषों की जो संख्या है वो 3 है। कौन कौन से हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तभी आप 1 नंबर लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बात, ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पशु पक्षी के नाम हमको संस्कृत में लिखने हैं। जो पशु पक्षी का नाम हम हिंदी ग्रामर में पढ़े हैं, जो हम आम भाषा में जानते हैं, वही नाम है। हम आम भाषा में उनको क्या पुकारते हैं वो हम जानते हैं, लेकिन हमको संस्कृत भाषा में भी सीखना है। हम उनको संस्कृत, तो बहुत इंटरटेनिंग है कि आप जब उस चीज़ को हिंदी में जान रहे हैं तो एक बार आप जो है संस्कृत में भी जान लीजिए। ऐसे ही वो यही समझ कर आप पढ़ लीजिए कि हमें एक भाषा और सीखनी है। तो यहाँ पे हमें कुछ पशु पक्षियों के नाम हिंदी में दिया है, हमको उनको संस्कृत में बताना है। ये क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है ये 2 तरीके से पूछता है। कभी-कभी आपको जैसे हिंदी में दिया है संस्कृत में पूछ रहा है, ऐसे संस्कृत में आपको दे देगा, हिंदी में पूछेगा। लेकिन मेनली आपको हिंदी में देता है और संस्कृत में पूछता है, क्योंकि हिंदी से आप पहले से अवगत हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। गधा, तोता, मछली और बकरी, इसको हमको संस्कृत में उच्चारण बल बताना है, लिखना है कि क्या नाम से हम कहते हैं। तो गधे को हम संस्कृत में गर्दभा पुकारते हैं, गर्दभा लिखते भी हैं। तोते को हम सुकाह लिखते हैं, गधे को गर्दभा, तोते को हम सुकाह उच्चारित करते हैं। फिर यहाँ पे मछली है, मछली को संस्कृत में हम मीन उच्चारण करते हैं। बकरी को हम अजा उच्चारण करते हैं, मछली को मीन, बकरी को अजा। ठीक है बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 15 और 19 संख्याओं को संस्कृत में हमको बताना है, कि जो 15 गिनती है और 19 की जो संख्या है, इनको हमको संस्कृत में बताना है। तो ये हमारा जो है 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको संस्कृत की गिनती का एक सेट बताया हुआ, वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, तो वहाँ पे बनाया हुआ संस्कृत की गिनती, आप वहाँ से पूरी देख सकते हैं। इसमें भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती, मैंने उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि 15 और 19 की गिनती को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो 15 को हम पंचदशन बोलते हैं, 19 को हम एकोनविंशति अथवा उनविंशति भी लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंफ्यूजिंग डेट होती है, जैसे 19 हो गया, 29 हो गया, 39 हो गया, 49 हो गया, तो ये बहुत फंसाते हैं। तो 19 को देखिए 2 नाम है, एक एकोनविंशति भी नाम है और उनविंशति भी नाम है। तो ये काफ़ी कभी कभी आपको उनविंशति याद है तो एकोनविंशति वहाँ पे ऑप्शन में आपको ये ऑब्जेक्टिव नंबर में पूछ सकता है, और वैसे भी 1 नंबर 2 नंबर में पूछ सकता है। तो यहाँ पे तो 2 ही दिया, और भी गिनतियाँ ले सकता है। तो 19 वाला जो गिनती है संस्कृत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टेट सुपर टेट में
बहुत पूछा जाता है। ठीक है बात। फोर्थ क्वेश्चन आज का यहाँ पे है कि अनीय प्रत्यय लगाकर हमको 2 शब्द बताना है। यहाँ पे आधा रहा है इसलिए वो उसमें सम्मिलित है। ये डीएलएड 2018 में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि पहले पूछा गया है। अनीय प्रत्यय लगाकर हमको 2 शब्द बनाना है। यहाँ पे पहला शब्द अवनीय है, देख रहे हैं, अवनीय है और क्रीडनीय है। अवनीय है और क्रीडनीय, तो यहाँ पे अनीय प्रत्यय इसके अंदर इंक्लूडेड है। क्रीड प्लस अनीय, अव प्लस अनीय, अवनीय और क्रीडनीय, तो यहाँ पे हमारे 2 शब्द प्रत्यय लगाकर बन गए। आपको इस तरह प्रत्यय लगाकर भी शब्द आ सकते हैं, देखिए आया हुआ है, तो इससे बहुत सारे प्रत्यय लगाकर आते हैं। हिंदी में आप प्रत्यय पढ़ते हैं तो वैसे ही आप यहाँ पर बना सकते हैं सिमिलर रूप में। ठीक है बात, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, राजपुरुषा का समास विग्रह कीजिए और कौन सा समास है ये भी बताइए। यहाँ पे समास गलत है, समास होगा। राजपुरुषा का हमको समास विग्रह करना है, तो राजपुरुषा का राजा प्लस पुरुषा, ये इसका समास, ये और समास विग्रह जो उसका ये है, और समास ये तत्पुरुष समास है। राजपुरुषा, ये यहाँ पे मिस्टेक है, ज्ञा नहीं होगा, जा होगा। राजा प्लस पुरुषा, ये मिलकर क्या बनेगा, राजपुरुषा। इसी समास कौन सा है, ये हमारा तत्पुरुष समास है। ठीक है बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 6th क्वेश्चन यहाँ पर है, आसपास की जो वस्तुएं होती हैं, पेड़ है जैसे, घर है जैसे, बगीचा है और पेड़ पौधे हैं, इनका नाम हमको संस्कृत में बताना है। जो पेड़ पौधे हैं वो, जो घर है, बगीचा, इनका नाम हमको संस्कृत में उच्चारित करना है। क्या है देखते हैं। पेड़ को हम संस्कृत में वृक्षा लिखते हैं, घर को हम संस्कृत में गृहम पुकारते हैं, बगीचा को हम उद्यानम लिखते हैं और पौधे को हम पादपा लिखते हैं। वृक्षम, गृह, उद्यानम, पादपा, ये क्या है, संस्कृत में है। हिंदी में हमको दिया है और संस्कृत में पूछा। एकदम बेसिक तो पूछा गया, लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद करनी होगी। ठीक है बात। 7th क्वेश्चन आज का देखते हैं, यहाँ पर क्या है, फल और सब्जियों के नाम हमको संस्कृत में बताने हैं। देखते हैं कौन कौन सा पूछा है। जामुन पूछा है, आम पूछा है, कद्दू पूछा है और करेला पूछा है। ये हमको हिंदी में दिया हुआ है और हमें संस्कृत में पूछ रहा है। जामुन को हम जम्बू लिखते हैं, आम को हम आम्रा लिखते हैं, कद्दू को हम मदर कुष्मांडम लिखते हैं और यहाँ पे हम करेले को कारवेलम लिखते हैं। जामुन को हम जम्बू लिखते हैं, आम को हम आम्रम पुकारते हैं, कद्दू को हम मधुर कुष्मांडम लिखते हैं, करेले को कारवेलम पुकारते हैं। ठीक है बात। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। आज का 8th क्वेश्चन यहाँ पर है, पशु पक्षियों के नाम को संस्कृत में हमें बताना है। हम पशु पक्षियों के नाम से अवगत है, हम हिंदी में जानते हैं, यहाँ पर हमको उन नामों को संस्कृत में बताना है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिया गया है, क्योंकि संस्कृत के सब्जेक्ट को प्राइमरी में है तो वहाँ पे पढ़ाने के लिए अभी से रिलेटेड और क्वेश्चंस भी आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौवा, भौरा, पक्षी और कोयल का नाम हमको संस्कृत में बताना है। तो कौवे को हम काका लिखते हैं, भौरे को हम भ्रमरा लिखते हैं, पक्षी को हम खगा लिखते हैं और कोयल को हम पिका लिखते हैं। काका, भ्रमरा, खगा और पिका, ये क्या नाम है, संस्कृत में हम पुकारते हैं और हिंदी में हमें पूछा गया है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। आज का 9th क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आसपास की वस्तुएं जैसे फूल, जैसे चौराहा, जैसे अनार, जैसे नींबू, जैसे गेंद को हमको संस्कृत में बताना है। फूल है, चौराहा है, अनार है, नींबू है, गेंद है। हम संस्कृत में को कैसे उच्चारित करते हैं, तो फूल को हम पुष्पम लिखते हैं, चौराहा को हम चतुष्पथ लिखते हैं, अनार को हम दाड़िम लिखते हैं, नींबू को हम निम्बुकम लिखते हैं, गेंद को हम कंदुकम लिखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे नींबू और गेंद है। ये बहुत पूछा जाता है डीएलएड में, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। तो बहुत सिंपल है, आप मल्टीपल टाइम याद कर लीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 नंबर कहीं नहीं गया है आपका। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। आज का 10th क्वेश्चन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है और थोड़ा अलग है, देखते हैं क्या है। अब हम यहाँ पे भोजन संबंधी बातों के जानेंगे कि हम भोजन संबंधी जो वस्तुएं होती हैं उनको संस्कृत में किस नाम से पुकारते हैं या कहते हैं। चना, मक्खन, नमक, रोटी आप सब जानते हैं, हिंदी में खाए भी हैं, कोई बात नहीं, नई नहीं है, बस हमको संस्कृत में पढ़ना है। काफ़ी इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, चीज़ें समझ में आएंगी आपको। क्योंकि पेपर देना है तो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में देना, और सीटेट सुपर टेट में भी है, तो सुपर टेट में तो मैंडेटरी है, आप निकाल नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ आप अभी से तैयार करते हुए चलिए। ठीक है बात। अब चने को हम चड़का पुकारते हैं, मक्खन को हम नवनीतम, नमक को लवणम, रोटी को ककर टिक्का, ठीक है, करक टिक्का। चड़क है, नवनीतम है, लवण है, करक टिक्का, इसको हम संस्कृत में पुकारते हैं, उच्चारण करते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि पशु पक्षी के नाम हमको संस्कृत में बताने हैं। पपीहा का, भेड़ का, बगुला का और भेड़िया का। तो पपीहा को हम चातका लिखते हैं, भेड़ को हम मेषा पुकारते हैं, बगुला को हम बगुला लिखते हैं। ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये यहाँ पे होगा बगुला। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, बगुला होगा ये।
ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग के वक्त। भेड़िया को हम वृका लिखते हैं, ठीक है बात। हम क्या लिखते हैं, पिपीहा को चातका, भेड़ को मेषा, बगुला को बगुला और उसके बाद भेड़िया को वृका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संज्ञा को परिभाषित किया। आप संज्ञा से अवगत है, आप हिंदी ग्रामर पढ़ते आए हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव को बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का घर हो गया, राम, काम, नाम, जैसे हो गया ना सीता, गीता, रीता, ताजमहल, तो ये सब क्या है, नाम है, स्थान है, रामायण, तो क्या सब संज्ञा है, ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है और एक नया क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा चांसेस होती है। देखते हैं क्या है, जैसे निम्नलिखित में नीतिपरक वाक्य दिया हुआ और हमको संस्कृत में अनुवाद पूछा है, ये पूछा जाता है, याद करिएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करिएगा इस चीजों को। इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आज का लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पे नीतिपरक हिंदी के में वाक्य दिया और संस्कृत में उसका अनुवाद पूछ रहा है। पहला यहाँ पे है कि सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। दूसरा हमको यहाँ पे बताना है कि विद्या धर्म से ही शोभा देती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए और विद्या धर्म से ही शोभा देती है, हम उनको संस्कृत में अनुवाद करेंगे। तो पहले का अनुवाद होगा कर्तव्यम ही सतम वचा। सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए, कर्तव्यम ही सतम वचा। दूसरा है विद्या धर्म से ही शोभा देती, विद्या धर्मेण शोभते, विद्या धर्मेण शोभते। ये सारी चीजें हम लोग को याद, जब हम डीएलएड करते थे तो वहाँ पे हमको रोज थॉट बोलनी पड़ती थी। तो ऐसा होता था कि जिस दिन संस्कृत का सब्जेक्ट रहता था, सिलेबस टर्न रहता था क्लास संस्कृत, उस दिन जो मैम रहती थी वो कंडक्ट करती थी, इतना प्रेशर डालती थी कि आज इस बच्चे को संस्कृत का एक श्लोक या ऐसे वाक्य जाके उसका अर्थ और ये बताना। तो हम लोग को ऐसे ही याद हो गया था, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि 14th क्वेश्चन है, हम सब पाठ पढ़ेंगे। वाक्य का हमको संस्कृत में अनुवाद करना है कि हम सब पाठ पढ़ेंगे। हमको एक हिंदी का वाक्य दिया है, सिंपल है, और हमको इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो वयम पाठम पठिष्यामा, इसका है कि वयम पाठम पठिष्यामा। वयम मतलब हम सब, हम है, पाठ का मतलब पाठ हम पढ़ेंगे, यानी कि पठिष्यामा, तो वयम पाठम पठिष्यामा, हम सब पाठ पढ़ेंगे, ठीक है बात। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है, बहुत आने के चांसेस है, इससे मिलते जुलते भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे लिया, आपको एक फॉर्मेट दिखा रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर है वो मैं ईयर वाइज करवाऊंगी, लेकिन अभी आप देखते चलिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन का एक सेट आता है, आ सकता है। क्या दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदास्मान् सृजाम्यहः। ये एक ऐसा श्लोक है जो इतना घर में सुनने को मिलता है जिसकी कोई बात नहीं है। तो ऐसे कुछ श्लोक होते हैं जो हमें हमारे बड़े सिखा देते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिया क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मान् सृजाम्यहः। ठीक है, हमको इसका हिंदी में अनुवाद बताना है। तो हिंदी में जब इसका अनुवाद है वो क्या है, देखते हैं। हे भरत, अर्जुन से कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि या धर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात मैं साकार रूप में अवगत होता हूँ। मतलब ये अब वो वहाँ पे प्रकट, जब कभी धर्म की हानि होती रहती है या अधर्म बहुत बढ़ता जाता है, इन सब चीज़ों को जब ऐसे कोई कंडीशन देखने को मिलती है, ऐसा माहौल रहता है, तो ये जो है वो तब उस समय जो भगवान है वो प्रकट होते हैं। ठीक है, ये इसका एक अनुवाद है, आपको जानना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि पितरी शब्द को किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये बीटीसी 2016 का प्रश्न है कि हमसे बोल रहा है कि पितरी एक हमें शब्द दिया गया है यहाँ पर, और बोल रहा है कि किस विभक्ति का, इसमें किस विभक्ति का प्रयोग है या कौन सी विभक्ति का शब्द है। तो पितरी का जो ये शब्द है ये सप्तमी विभक्ति का है और एक वचन में प्रयोग हुआ है। सप्तमी विभक्ति एक वचन। ये जो विभक्ति की चीज़ है ये आपको बालक बालकों का जो रूप होता है, फल का रूप है, राम का रूप है, ये रूप आपको याद करने होंगे। अगर आप वो याद कर लेंगे उनका, तो ये विभक्ति चिन्ह हो, एक वचन, दो वचन, तो ये चीज़ें आपको कोई भी शब्द आप पूछेगा आप बता ले जाएंगे। तो आपको वो रूप याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नकुला, कीरा, अवर्ण और लूता या असंदिका शब्दों में किन्हीं तीन शब्दों का हमको, यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए रहेंगे, हमको सिर्फ तीन का अर्थ बताना। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको तीनों आए उसमें आप बता सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे चार लिया। अवर्ण को हम घोड़ा कहते हैं, लूता यानी कि मकड़ी और चींटी है, नकुला यानी कि नेवला, कीरे यानी कि तोता। अब देखिए तोता को हम सुका भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक वर्ड के कई नाम हो सकते हैं बुलाने के। तो यहाँ पे देखिए कीरा भी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वरना आप सोचिए कि कुछ और है, मैम ने कुछ और बताया, ऐसा नहीं है, एक शब्द के कई नाम हो सकते हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, आपको रूप याद करना होगा, इसलिए बोल रही हूँ मल्टीपल टाइम इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए, मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चन आए भी हुए हैं। राम शब्द का प्रथमा विभक्ति, तीनों वचन हमको बताने, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन बताने हैं और कौन सी विभक्ति ये बताना है। तो रामा रामो रामा, रामा रामो रामा, ये प्रथमा विभक्ति के हैं, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, ऐसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। ये राम शब्द की प्रथमा विभक्ति के 3 वचन के रूप हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है राम, हरि, गुरु, सर्व, यद, तद, युष्मान, इन शब्दों का हमको क्या करना है, संज्ञा सर्वनाम बताना है। यहाँ पे हमें शब्द दिया हुआ है, शब्दों का एक सेट है, राम है, हरि है, गुरु है, सर्व है, तद है, युष्मद है। हमको इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है और सर्वनाम शब्द कौन सा, छांट कर एक कॉलम में अलग करना है। अब देखिए, राम संज्ञा शब्द में हमने नाम पढ़ा था, स्थान का बोध है, तो राम यहाँ पे नाम है, हरि क्या है, नाम है, गुरु क्या है, नाम है, तो ये सब क्या हो गए, हमारे संज्ञा पद हो गए। उसके बाद अब बचा कौन, जो बचे हैं वो सभी सारे सर्वनाम है, तो सर्व यहाँ की सर्वनाम है, तद भी सर्वनाम है, युष्मत भी सर्वनाम शब्द है, तो ये सर्वनाम की कैटेगरी में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आने की चांसेस है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, तो कौन सा है, चौथी विभक्ति हो गई। ये संप्रदान कारक जो है वो चौथी, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, ये 8 कारक का रूप जो है आपको पढ़ाया गया, मुझे तो याद है आज तक, आपको भी ये याद करना होगा, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिंग को परिभाषित कीजिए, बहुत सिंपल सा, आप हिंदी ग्रामर 1000 बार पढ़ते हुए हैं। लिंग किसे कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष वाचक होने का भाव का बोध होता है उसको हम लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष वाचक होने का भाव होता है, बोध होता है कि ये स्त्री है या पुरुष है, तो उसको हम लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे राम पुरुषवाचक है, सीता जो है स्त्रीवाचक है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पुल्लिंग क्या है, बहुत आसान है, आप बहुत बार जानते हैं इस बात को। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोल उसको हम पुल्लिंग बोलते हैं। जैसे पहिया है, पहिया क्या है, पुल्लिंग है। कैसे पुल्लिंग है कि मैं आपको लिंग का एक चैप्टर बता दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट, लिंग पहचानने का, लिंग का जो नियम है। पहिया क्या है, पहिया एक पुल्लिंग शब्द है। लग क्या रहा है कि स्त्रीवाचक, नहीं, पहिया एक पुल्लिंग शब्द है। कैसे, पहिया चलता है, ये नहीं कि पहिया चलती है, तो पहिया चलता है, उसके साथ जो क्रिया लग रही है वो चलता है, तो चलता है क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर है स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, ये भी बहुत आसान है, आप जानते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध है उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता, रीता, गीता, तो क्या स्त्री का बोध कर रहे हैं, तो ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं इसको। ऐसे शब्द जो ना नर ना मादा का बोध कराते हैं उसको हम नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, तो ये क्या है, नपुंसक लिंग शब्द हैं। ठीक है, जिसमें जीव नहीं पाया जाता, ये भी आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वचन का अर्थ बताइए। वचन का हमको यहाँ पे अर्थ बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डीएलएड में पूछा भी गया और पूछा जाता है। वचन का हमको एक सिंपल, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हमें लगता है हाँ हमें आ रहा है, लेकिन जब वहाँ एक लाइन में डेफिनेशन लिखनी होती है तो वो चीज़ें नहीं आती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी देखते रहिए, मत सोचे कि हमें सब आया तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मत करिए प्लीज़। अब हमें वचन के बारे में यहाँ पर डिफाइन करना है, तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उनको हम वचन कहते हैं। जैसे 2 लोग हैं तो द्विवचन है, और ज़्यादा लोग हैं तो बहुवचन, 1 लोग हैं तो एक वचन है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, क्वेश्चन रिपीट हो गया। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आगे बढ़ते हैं, टाइम को नहीं वेस्ट करते हैं। फिर दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आपका, ये इंपॉर्टेंट है, नीति वचन या सुभाषतानी सूक्तियों को हिंदी में हमको संस्कृत में बनाना है। जैसे है संस्कृत में दिया है, मतलब हिंदी में दिया है, हमें संस्कृत में बनाना है। पहला है सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। दूसरा है सभी धनों में विद्या धन ही श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ धर्म है। तो हमें यहाँ पे 3 बताना है। पहला है सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, तो इसको हम संस्कृत में अनुवाद बताएंगे, सत्यमेव जयते नान्यत्रम। सत्यमेव जय, सत्य की ही जीत होती है, सत्यमेव जयते, और असत्य की नहीं, नान्यत्रम। ठीक है, विद्या धन श्रेष्ठ है, बा यहाँ पे है सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। यहाँ पे हम, यहाँ पे बा देखिए, विद्या धनम सर्वधनम, सभी धनों में विद्या धन जिसके पास है वो श्रेष्ठ है। अगर कोई कहता है मैं बहुत अमीर हूँ, अगर आपके पास बहुत इंटेलिजेंस है, पावर, आपके पास विद्या है, तो आपसे ज़्यादा कोई अमीर इस दुनिया में है नहीं, न कभी होगा। इसीलिए कहा जाता है विद्या धर्म सर्वधनम प्रधानम। आचरण श्रेष्ठ धर्म, यहाँ पर तीसरा है आचरण श्रेष्ठ धर्म है, तो आचरा परमो धर्मा, आचरा परमो धर्मा। ठीक है, बात आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद किया, हमको हिंदी का वाक्य दिया, हमको इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को लिया हो, इससे सिमिलर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं।
पहला है नदी कोस भर तक टेढ़ी है, नदी कोस भर तक टेढ़ी है, इसका हमको संस्कृत में अनुवाद बताना है। दूसरा है लोभ मोह मनुष्य के शत्रु है, लोभ और मोह जो है वो मनुष्य के शत्रु हैं। तो नदी कोस भर टेढ़ी है, तो क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कुटिला नदी इसका संस्कृत में अनुवाद है। दूसरा है लोभा मोहा चा मानवस्य शत्रुस्ता, लोभा मोहा चा मानव शत्रु। तो यहाँ पे क्या है कि लोभ मोह मनुष्य के शत्रु हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन का है। विदुषा हमें एक शब्द दिया हुआ है, बोल रहा है किस विभक्ति का, ये बताना है और इसमें कौन सा वचन है। तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति है और एक वचन प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। आपको वो जो रूप है वो याद करना होगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का रूप। यहाँ पे हमको युष्मद शब्द दिया, उसका हमको द्वितीय विभक्ति और बहुवचन रूप लिखना है। तो युष्मद शब्द द्वितीय विभक्ति, बहुवचन का जो रूप है वो युष्मान है। क्या है, उस युष्मान है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति और एक वचन का रूप लिख। वृक्ष शब्द का हमको पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखना है। तो वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है वो वृक्षात है। वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति क्या है, वृक्षात है। ठीक है, बात ये आज का थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये आज का हमारा टॉप क्वेश्चंस था। हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। हम इस तरह के और क्वेश्चंस का सेट लेकर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।